चाणक्य। ब्रह्मशील समुदाय को चंद्रगुप्त मौर्य की शौर्य गाथा वाली सारी जानकारी अंग्रेजी सरकार के आने के बाद प्राप्त होती है। यही वजह है कि अंग्रेजी के पूर्व काल में ब्रह्मिकों द्वारा गढ़ी गई किसी कहानी में चाणक्य की कोई गाया वाली कहानी नहीं है। लेकिन जब अंग्रेजी विद्वानों द्वारा मौर्य शासन की जानकारी इस प्रकार से बताई गई तो अमीकों में खलबली मच गई कि बगैर ब्रह्मिक के सहयोग से कोई इतना बड़ा शासक कैसे बन गवाह अगर बन भी गया तो अब यह अच्छी बात नहीं है। उस जानकारी को अब विकृत करना ही होगा। साथ ही उस प्रामाणिक वीरता का सारा श्रेय किसी ब्रह्मवंश के पात्र को जाना चाहिए। बस इसके बाद ब्रह्मशील समुदाय द्वारा मौर्य काल के महान संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नीति निर्धारण हेतु ब्रह्मशील समुदाय का एक काल्पनिक पात्र चाणक्य को प्रबंधक के रूप में उदय कराया जाता है। ऐसा में नहीं, बल्कि चाणक्य के बारे में मिला घुसपैठिया प्रमाण कहता है। ऐसे इस पात्र के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मैंने सम्यक प्रकाशन से प्रकाशित पुस्तक बुद्धिजीवियों का षड्यंत्र में मेगास्थनीज के हवाले से दी है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। फिर भी कुछ यातों पर यहाँ भी चर्चा करेंगे। ऐसे ब्रह्मशीलों की यह पुरानी आदत रही है। उनके समुदाय की 8वीं शताब्दी से पूर्व जो भी गपोड़ प्रसिद्धि है, ये सब घुसपैठ द्वारा ही निर्मित है। दूसरे राजपूत और मुगल काल के दरबार में रहे ब्रह्मभाट दरबारियों की प्रसिद्धि जग जाहिर है। इसमें भी ब्रह्मिकों की सबसे बड़ी विश्वविख्यात गुणवत्ता अकबर के दरबार में रहे नवलों में बीरबल, टोडरमल या टोडरमल के परम मित्र तुलसीदास के बारे में जग जाहिर है। प्रामाणिक तौर पर 8वीं-9वीं शताब्दी से पूर्व भारत में जब किसी जातियों का उदय ही नहीं हुआ था तो फिर ब्राह्मिकों का जन्म भी होने का सवाल नहीं है। इसी सच्चाई को झुठलाने हेतु ब्रह्मिक समुदाय अपने काल्पनिक पूर्वज को समय समय पर 8वीं शताब्दी से पूर्व में जाकर पुस्तकों के माध्यम से पैदा करते रहते हैं। ऐसा भ्रम फैलाने से ब्रह्मशील समुदाय को एक साथ दो बातों का लाभ होता है। पहला लाभ तो ये होता है कि 8वीं-9वीं शताब्दी के बाद जन्म लेने वाला ब्रह्मिक समुदाय के जाति वर्ण का समा संबंधी पूर्व की सम्यक संस्कृति में जाकर प्रत्यारोपित इम्प्लांट हो जाता है और ब्रह्मिकों को दूसरा लाभ ये होता है कि सम्यक संस्कृति में मौर्य वंश के जैसे अन्य बलशाली सम्राटों के पल्लू में छुपकर यह समुदाय अपनी झूठी गुणवत्ता को दिखा देता है, जबकि दोनों तथ्य तर्क संगत नहीं है। इसलिए तर्क की कसौटी पर इन जाल फरेबों को कोई भी कसेगा तो छूतों द्वारा निर्मित भ्रम का पुलिंदा आसानी से दिख जाएगा। चाणक्य पर निर्मित भ्रम का पुलिंदा को देखते हैं। ब्रह्मबाजों ने अपनी गपोड़ता वाली आदत की वजह से चाणक्य का इतना बखान कर दिया कि आज वही उसके गले का फांस बन गया है। जैसे चाणक्य द्वारा चाणक्य नीति और चाणक्य अर्थशास्त्र की जानकारी को काफी प्रमुखता से जगजाहिर करना। अब इस बात की जानकारी तो सभी को है कि चंद्रगुप्त मौर्य या उस समय के रहे अन्य सभी सम्राटों या सभी विद्वानों वाली लिखी जानकारी खुदाई से मिली है। साथ ही उस खुदाई में जो भी लिखित साक्ष्य मिला है वह सारा लिखा हुआ पत्थरों, शिला पर मिला है। इस बात से आप सब लोग सहमत हैं कि मौर्य काल का सारा लिखित अभिलेख शिला पर मिला है। फिर चाणक्य का लिखित ज्ञान शिलापट पर कब और कहां से मिला है, इसकी भी जानकारी दी जाए। ये बात आज पूरे विश्व को मालूम है कि भारत में ईसवी सन से पूर्व जिस किसी ने भी कुछ भी लिखा था, वह सभी लिखावट शिलाओं, पत्थर पर और धम्म लिपि में लिखी हुई मिली है। फिर चाणक्य नीति और चाणक्य का लिखा हुआ अर्थशास्त्र शिलाओं पर पूर्व वाले भाषा स्वरूप में आज तक क्यों नहीं मिला है? क्या चाणक्य उस समय का कोई अपवाद व्यक्ति था, जो अपने ब्रह्मिक, भूदेव,
समुदाय के अलौकिक शक्ति का प्रयोग करते हुए शिलाओं की जगह सीधे ईसाबाद के बने कागज और ईसाबाद की विकसित नागरी लिपि द्वारा लेखन कार्य करने लगा था। बात यह है कि भ्रमिकों पर कभी कभी सस्ते नशे का प्रभाव गजय का चढ़ता है। आखिर नशा का प्रभाव नहीं हुआ तो फिर गपोड़ियों को किस पुरातात्विक साक्ष्य के चाणक्य की जानकारी कैसे हुई? आज समग्र मौर्य वंश के कार्यकाल के जितने भी लिखित शिलालेख मिले हैं, उन शिलालेखों में किसी चाणक्य की कहीं कोई चर्चा नहीं मिली है। अगर उन शिलालेखों में चाणक्य की कुछ चर्चा नहीं हुई है तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि चाणक्य नाम के पात्र को बाद में प्रत्यारोपित इम्प्लांट करते हुए भ्रम का पुलिंदा बनाया गया है। ऊपर मैंने भ्रमिकों को सलाह भी दी थी कि तुम लोग दूरदर्शन के माध्यम से ईश्वर की खोज की जगह पर अभिलेख की खोज नाम का एक धारावाहिक बनाओ। उसमें चाणक्य के द्वारा लिखित शिलालेख को शामिल कर लेना ताकि चाणक्य के द्वारा लिखित अभिलेख की सच्चाई आज सभी लोगों के बीच में आ जाए, जिससे सभी के दिमाग में चाणक्य लीला की सच्चाई का पता चल जाए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अमीकों का गपोई लीला समझ गए होंगे। फिर भी एक बात की जानकारी दे दूं कि अंग्रेजी सरकार में मिले पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर जब मौर्य वंश की महानता बताई गई तो अंग्रेजी काल में अभिक समुदाय को अपने गपोड़ ज्ञान पर कुंठा महसूस होने लगी होगी। उस कुंठा से बचने का एक ही उपाय या कि एक नई भ्रमपूर्ण कहानी के पुलिंदे को जन्म देना, जिसमें मौर्य काल का सारा श्रेय उनके अपने सिर पर आ जाए। ऐसे अमिक समुदाय के अंदर यह गुण जन्मजात देखने को मिलता है। भ्रमिक समुदाय को जब किसी भी काल या घटना में अपने आप को स्थापित इम्प्लांट करना होता है तो सबसे पहले एक लेखक का नाम तय किया जाता है। जिस लेखक का नाम कल्पना द्वारा तय होता है, उस लेखक का वास्तविक जीवन से कोई दूर का भी संबंध नहीं होता है। अब खेल का दूसरा पहलू शुरू होता है। पूर्व काल के किसी महत्वपूर्ण व्यंग्य की जानकारी वाली पुस्तक या बौद्ध जातक कथाओं से युक्त कोई भाग को लौकर एक पुस्तक की रचना आती है। अब उस रचना में जिस पात्र को या जिस विषय की स्थापित करना होता है, उससे संबंधित उस समय के पात्रों को या वैसे विषय का 2 शब्द वर्णन कर दिया जाता है और आगे ये पुस्तक एक खोज का काम करना शुरू कर देती है। अनेकों द्वारा अभी तक जितनी भी कहानियां बनाई गई है, सभी में इसी प्रकार से मिथ्या विषय या मिथ्या पात्र या मिथ्या युग का निर्माण करते हुए भ्रम का पुलिंदा तैयार किया गया है। चाणक्य नाम के किरदार को मीर्य के दरबार में बेटा ने इम्प्लांट हेतु 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अज्ञात काल में जाकर 2 पुस्तकों का लेखन होता है, जिनमें एक पुस्तक का नाम महावंश और दूसरे का नाम मुद्रा राक्षस है। अब जो पहली पुस्तक महावंश है, उस महावंश पुस्तक का प्रथम लेखन किस काल में हुआ और इसका लेखक कौन था, इसकी सही पुष्टि करने वाला आज कोई नहीं है। अब इस महावंश पर गौर करें तो पाएंगे कि इसमें सम्राट बिंबिसार से लेकर गुप्त शासक तक का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में सम्यक संस्कृति में रहे सभी सम्राटों और मार्गदाता का कार्य वर्णन चमत्कारिक और विकृत करते हुए दिखाया गया है। महावंश में सम्राट अशोक द्वारा अपने 99 भाइयों की हत्या को दिखाया गया है, तो वहीं भगवान बुद्ध द्वारा श्रीलंका का भ्रमण भी बताया गया है। आखिर इस पुस्तक में पुरातात्विक साक्ष्यों के विपरीत इतनी बड़ी छेड़छाड़ किस आधार पर की गई है, इसका कोई भी प्रामाणिक आधार नहीं दिया गया है। जिस काल खंड के बारे में इसमें चर्चा की गई है, उससे यही प्रतीत होता है कि इसका लेखन गुप्त काल के बाद में कमी हुआ होगा। इसके लेखन के काल का अनुमान जो लगाया जा रहा है, उसके अनुसार उस समय देश पर हर्षवर्धन वंश या पाल वंश का शासन था
और साथ ही उस समय देश में अनेक शिक्षण संस्थान भी कार्यरत थे, जिस वजह से आज गुप्त काल का और अनेक शिक्षण संस्थानों का काफी लिखित साक्ष्य मिला है। लेकिन वह सभी साक्ष्य जमीन के अंदर खुदाई से मिले हैं। फिर महावंश पुस्तक की जानकारी किस उत्खनन से हुई, यह आज तक किसी को नहीं मालूम है। सबसे मजे की बात ये कि गुप्त काल, वर्धन काल, पाल काल या उस समय के शिक्षण संस्थानों का सभी लेखन ताम्रपत्र, ताड़पत्र के साथ धम्म लिपि की वर्णमाला में है, लेकिन गपोड़ियों द्वारा चाणक्य को स्थापित करने हेतु लिखी गई महावंश पुस्तक कागज पर है। फिर पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि महावंश नाम की पुस्तक का लेखन का समय 9वीं और 10वीं सदी के बाद का है। महावंश वस्तुतः श्रीलंका से जोड़कर लिखी गई पुस्तक है। इस पुस्तक के मूल लेखक कौन हैं, इस बात की जानकारी आज तक किसी को नहीं है। लेकिन इस पुस्तक का अनुवाद करवाते हुए पुनः 1942 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, उत्तर प्रदेश के सहयोग से प्रकाशक बनते हुए पोदार प्रसाद गौड़, कायस्थ पाठशाला प्रेस द्वारा मुद्रित करवाया गया था। इस पुस्तक पर अनुवादक के रूप में भदंत आनंद कौशल्यान का नाम लिखा है। यहाँ आनंद कौशल्यान सिर्फ अनुवादक की भूमिका में है। पुस्तक के अंदर लिखी किसी विषय वस्तु से उनका कोई लेना देना नहीं है। लगता है कि किसी साजिश के तहत भदंत आनंद कौशल्यान जी से यह अनुवाद करवाया गया है। अब कहानी को समझें। बृहद पैमाने पर उत्खनन होने के बाद 19वीं शताब्दी में अंग्रेज विद्वान द्वारा पाषाण काल, सिंधु काल, मौर्य काल और गुप्त काल की जानकारी मिलती है, जिसमें मुख्य रूप से मौर्य काल में वृहदुम भारत और उत्कृष्ट सम्राट की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद तो देश के ब्रह्म भाटों के पेट में गुड़गुड़ी चालू हो जाती है। फिर शुरू होता है एक नई कहानी का लेखन करते हुए ब्रह्म का पुलिंदा बनाने का कार्य, जो आज आपके सामने है। आखिर इतना बड़ा ब्रह्म का पुलिंदा। दूसरी पुस्तक मुद्रा राक्षस है, उसमें भी ब्रह्म का पुलिंदा देख लेते हैं। मुद्रा राक्षस के मूल लेखक का नाम विशाखा दत्त अंकित है, जो एक संस्कृत भाषा में नाटक के स्वरूप में अंकित है। लेकिन विशाखा दत्त द्वारा लिखित मूल रचना की पांडुलिपि अभी तक मिली नहीं है। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि इस लेखक की जन्म तिथि और जन्म स्थान कहाँ है, इसकी जानकारी अभी तक किसी को नहीं है। इस लेखक ने अपनी पुस्तक मुद्रा राक्षस में लिखित जानकारी को कैसे प्राप्त किया, इसके बारे में भी कुछ नहीं लिखा है। आखिर क्यों? क्योंकि मौर्य काल की सारी जानकारी अंग्रेज विद्वान ने उत्खनन करने के बाद जाना था। इस नाट्य पुस्तक मुद्रा राक्षस को 1850 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अनुवाद किया गया था। इस अनुवादित नाट्य पुस्तक में अंग्रेज विद्वानों द्वारा दी गई जानकारी का कुछ अंश और स्थापित करने वाले पात्र चाणक्य के बारे में 2 शब्द वर्णित हैं। बस यहीं से शुरू होता है एक काल्पनिक पात्र पर ब्रह्म का पुलिंदा बनना। अब इन्हीं सब पुस्तकों को आधार मानकर ब्रह्मिक समुदाय के सत्ताधारी 45 तगमा से सुशोभित किसी लेखक का पुस्तक या दैनिक अखबार में संपादकीय लेखन होगा और बस काल्पनिकता की सच्चाई में स्थापना होनी शुरू हो गई समझो। इसके बाद तो ऐसे पात्रों का शैक्षणिक अध्याय में पदार्पण होना निश्चित है। चाणक्य की घटना में भी स्पष्ट तौर पर ऐसा ही किया गया है।